हम देख रहे हैं 2012 का दिसंबर का पेपर नंबर 3, उसका ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो जाके उनको ज़रूर देखिए। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था 45th क्वेश्चन तक, ठीक है, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 51 के आगे। 45 टू 50 वो सवाल हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो पूछा गया है आपको बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। तो जब तक आपको रिसर्च मेथड्स एंड पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप इनके आंसर्स जान के भी कोई फ़ायदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको छोड़ देते हैं अभी के लिए, है ना। ओके, जब हम रिसर्च मेथड्स एंड बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे फ्री वाले सेक्शन में तो हम इनको तब देखेंगे इन सारे सवालों को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। डिफिकल्टी, है ना, ऐसी डिफिकल्टी इन डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन मीन्स आप अटेंशन, आप ध्यान लगाना चाह रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इस वीडियो में ध्यान लगाना चाह रहे हैं लेकिन कोई आपको बाहर खेलने के लिए बुला रहा है, कोई घूमने के लिए बुला रहा है, तो क्या हो रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन। आपका ध्यान बार बार कहाँ जा रहा है, मैगी की तरफ जा रहा है, पिज्जा की तरफ जा रहा है, प्लेग्राउंड में जा रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए अटेंशन का। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है, और हमारे चैनल पे। ऑलराइट, प्रमोशन काफ़ी है तो आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। लेकिन क्या पूछ रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन, है ना, ध्यान लगाने में डिफिकल्टी किस कंडीशन में, कौन सी स्टेट्स में होंगी, ठीक है। ऑप्शन 1 दिया है आपको एंगेजमेंट, जब आप एंगेज हो रहे हैं इस वीडियो के साथ। दूसरा दिया है डिस्ट्रैक्शन, तीसरा दिया है डिसएंगेजमेंट, ठीक है, और चौथा दिया हुआ है शिफ्टिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हमको आउट ऑफ द बॉक्स कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। मतलब एंगेजमेंट की स्टेट में हमको डिप्लॉयमेंट ऑफ अटेंशन हो सकता है, डिसएंगेजमेंट की स्टेज में हमको हो सकता है, एंड शिफ्टिंग में, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन तो क्या कर रहा है, इसको अटेंशन को कॉज ही कर रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन किसी कारण से, ठीक है। तो ये तो कोई बात नहीं होती है। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, यहाँ आपको दिए हैं टाइप्स एंड यहाँ पे दिए हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इमोशनल टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है, इंस्ट्रूमेंटल, अप्रेजल एंड सोशलाइजिंग, ठीक है। ये 4 आपको दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको मैच करना है, ठीक है। आप जानते हैं 3 टाइप के सवाल आपको देखने मिल रहे हैं नेट में। एक तो है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, दूसरा है असर्शन और रीजन का, और तीसरा है डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप्स। ओके ओके, तो ये टाइप 1 टाइप का है हमारा। इसमें देखते हैं, फीडबैक फ्रॉम अदर्स अबाउट हाउ वन इज डूइंग। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ फीडबैक ले रहे हैं कि आप एज अ इंडिविजुअल अबाउट वन, है ना, आप जो है एज अ पर्सन आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप दूसरों से फीडबैक ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, लिस्निंग टू पीपल्स प्रॉब्लम्स, केयरिंग, रीएश्योरेंस, है ना, लोगों की क्या सुन रहे हैं आप, दुख दर्द पीड़ा सुन रहे हैं, ठीक है, उनको ध्यान रख रहे हैं, रीएश्योरेंस दे रहे हैं उनको। तीसरा है सिंपल कन्वर्सेशन, रिक्रिएशन, गोइंग शॉपिंग, और चौथा है मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं ना, लो इंटरेस्ट लोन, मेडिसिन, ये सब आप दे रहे हैं, ठीक है। तो किस टाइप का है ये आपको मैच करना है। अगर आप मैच कर पा रहे हैं अभी तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम देखते हैं हमारे आंसर की ओर। ये ठीक उसी टाइप का सवाल है जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर हम एक को भी एलिमिनेट कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अप्रेजल क्या होता है, कोई जब क्या करता है, आपकी तारीफ करता है ना। और अप्रेजल किस पे मिलता है, आपको फीडबैक के ऊपर मिलता है, ठीक है। अगर आपने कभी जॉब किया हो और आपको अप्रेजल मिली हो, है ना, ईयरली अप्रेजल मिलता है, तो क्या होता है, आपकी सैलरी थी 10,000 रुपये, अब कितनी हो जाएगी सैलरी आपकी, अब हो जाएगी आपकी 12,000 रुपये, ठीक है, बेस्ड ऑन आप कहाँ पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो अप्रेजल में क्या होता है, आपको फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम अदर्स अबाउट हाउ वन इज डूइंग को हम क्या कहते हैं, आर के साथ 1 यानी कि अप्रेजल कहते हैं। ओके, ठीक इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, सोशलाइजिंग मतलब क्या होता है, आप फेसबुक पे, है ना, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे क्या करते हैं, आप सोशलाइज होते हैं ना दूसरों के साथ, क्योंकि ठीक है अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, इसकी वजह से क्या करते हैं आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सोशलाइज हो रहे हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की बात करें तो वो उतना सोशलाइज नहीं होते थे इन सब चीज़ों के रिगार्ड्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस वर्क में, तो ऑफिस में भी सोशलाइज हुआ जाता है, ठीक है। हाउसवाइफ जो रहती हैं वो किटी पार्टी वगैरह जो चीज़ होती है उसके दौरान, या फिर अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे पंचायत होती है ना, वहाँ पे हमको सोशलाइजेशन का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें सोशलाइजिंग में क्या होता है, आपका सिंपल कन्वर्सेशन होता है ना, आप बातचीत करते हैं, हाय हेलो कैसे हो क्या हो, है ना, स्नैप भेजो। एंड नाउ रिक्रिएशन एंड गोइंग शॉपिंग, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, आपकी आएंगी
सोशलाइजिंग में, ठीक है। ये कैसी अप्रेजल हो सकता है? अप्रेजल में तो हम क्या सुनना चाहते हैं? तारीफ। जैसे आप नेट का एग्जाम पास करेंगे, जीआरएफ का एग्जाम पास करेंगे, तो क्या देंगे लोग? फीडबैक देंगे आपको, है ना, कि आपने कैसा काम किया। आपका इंटरव्यू होगा जगह जगह, ठीक है, कि आपने किस तरह से आप टॉपर बने, किस तरह से आपने जीआरएफ क्लियर किया साइकोलॉजी से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, है ना। इस बात का ध्यान रखें आप। सो सिंपल कन्वर्सेशन कहाँ मैच करेगा? हमारा सोशलाइजिंग में मैच करेगा। सो एस के साथ 3 एंड आर के साथ 1 ऑलरेडी मैच कर लिया है हमने, ऑलराइट। एंड नाउ देखते हैं इमोशनल, है ना। इमोशनल कब होते हैं हम? जब हम दूसरों की कठिनाइयों को सुनते हैं, ठीक है। लिस्निंग टू पीपल्स प्रॉब्लम्स, केयरिंग, रीअश्योरेंस, ये सब किस टाइप में आएगा? ये सब आएगा इमोशनल टाइप में। देखिए आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना नहीं है, ठीक है, ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना है? आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स करते जाना है, ऑलराइट। नोट्स बनाते जाएं तो बेनिफिट होगा आपको ज्यादा, ठीक है। ओके, इमोशनल की बात करें, समझ गए आप, लिस्टिंग टू पीपल प्रॉब्लम, पी के साथ 2, एंड देन लास्ट हमारा बचता है इंस्ट्रूमेंटल में क्या होगा? मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, बंगला दे दो, लो इंटरेस्ट लोन, मेडिसिन, ये सब चीजें आएंगी, ऑलराइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपने देखा किस तरह से हमने सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया एंड देन हम आंसर पे पहुंच गए। ओके, ये सवाल आप लोगों के लिए है 53rd नंबर का। देखिए आंसर तो मिल जाएगा आपको, है ना। आंसर की मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन बात है आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, ऑलराइट। और अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हैं तो आप तो पीएचडी वगैरह का प्लान करेंगे, है ना। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि आप एग्जाम क्लियर करें। अरे एग्जाम क्लियर तो आपका हो जाएगा, डोंट वरी, बट आप नॉलेज पे भी ध्यान दें। ये सब चीजें जो यहाँ आपको दिख रही हैं, इससे क्या होते हैं? लोग भागते हैं, ठीक है, बचना चाहते हैं इन सब सवालों से। यूनिट 3 एंड यूनिट सेकेंड इतने लोग मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं जो इससे क्या करते हैं? इससे फियर है उनको, है ना। ऐसा ना हो कि भविष्य में जाके नेट यूनिट 2 फोबिया, है ना, डीएसएम हमको इंक्लूड करना पड़े, राइट, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो सेकेंड और थर्ड यूनिट से डरे मत, ठीक है। फाई कोएफिशिएंट किस टाइप का यहाँ दिया है आपको? टाइप ऑफ कोरिलेशन, है ना। कोरिलेशन क्या होता है कि ए बढ़ रहा है तो बी के साथ क्या होगा, और ए घट रहा है तो बी के साथ क्या होगा, है ना। सवाल ये है कोरिलेशन। यहाँ आपको दिए हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन एंड देन उनके एक्सप्लेनेशन कौन कौन से दिए हैं? फाई कोएफिशिएंट, स्पीयरमैन रेयो, है ना, देन पार्शियल कोरिलेशन। देखिए आपको सिर्फ वर्ड से समझ में आ रहा है कोरिलेशन का सॉरी, कोरिलेशन का अभी आपको मतलब समझाया ना क्या होता है। अब यहाँ पार्शियल बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी की, इंग्लिश की समझ रखते हैं, इंग्लिश मीडियम से है तो आपको पार्शियल मतलब तो मालूम है क्या होता है ना। मतलब आपको, हमने आपसे 10 रुपए मांगे, आपने सिर्फ हमको 2 रुपए दिए, है ना। तो ये क्या किया आपने? एक प्रकार का पार्शियल पेमेंट किया, ऑलराइट। एंड पार्शियल कोरिलेशन क्या होगा फिर? इन सब में से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, एंड देन लास्ट दिया है हमको पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन। करेक्ट आंसर क्या है? आपको नीचे क्या करना है मालूम है? बहुत ही प्यारा सा कमेंट करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। और अगर आपको नहीं मालूम है तो जाके अपनी बुक्स में पढ़िए या फिर गूगल से भी देखिए किस तरह से हेल्प हो सकती है। और अगर नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, सर आप ही समझा दीजिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ऑलराइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल। हमको कहाँ से देखने को मिल रहा है? हमको यूनिट 1 से मिल रहा है ना, साइकोलॉजी के टाइप्स और वो सब, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? पर्सनैलिटी अप्रोचेस के बारे में बात दी हुई है, किस टाइप की अप्रोच रखी है, फिनोमेना क्या होता है। एनालिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक में, साइको एनालिसिस में, ऑलराइट। आपके दिमाग की बत्ती घूमना चाहिए जैसे ही आप क्या देखते हैं, साइको एनालिसिस देखते हैं। साइको एनालिसिस एक एमए का बच्चा, एक बीए का बच्चा इतनी बार पढ़ता है कि उसको साइको एनालिसिस से कई सारी चीजें उसके दिमाग में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सब दिमाग में घूमने लगती हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आप साइको एनालिसिस देखते हैं, इनमें से आप ऑब्वियसली बट ऑब्वियस टाइप है कि आप इसमें से एलिमिनेट कर पाएंगे, ऑलराइट। यहाँ क्या है? ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है? 2 जगह मिल रहा है हमको, बी एंड सी में मिल रहा है हमारा आंसर, ओके। वेदर ए तो आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है? या तो बी है या सी है। ये हमको मालूम है कि एस के साथ 2 जाएगा, है ना। साइको एनालिसिस के साथ क्या जाएगा? ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस जाएगा, ओके। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति की साइकोलॉजी किस पे डिपेंड करती है? विल टू पावर पे, है ना। विल टू पावर पे मतलब क्यू के साथ 3, अगेन हम फंस गए यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आ गया इंडिविजुअल साइकोलॉजी में क्या होगा? विल टू पावर, है ना, कितनी उसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है उस इंडिविजुअल की, ठीक है। एंड साइको एनालिसिस में क्या होगा? आपका ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। तो बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है रियल टाइम में। नाउ अब बात करते हैं, या तो एनालिटिकल के साथ क्या जाएगा? एनालिटिकल के साथ जाएगा या तो पीक एक्सपीरियंस या फिर जाएगा आर्केटाइप, ओके।
तो एनालिटिकल के साथ क्या जाएगा आपका आर्केटाइप्स, एंड देन ह्यूमनिस्टिक की बात करें, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक में क्या जाएगा आपके साथ जाएगा पीक एक्सपीरियंस। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। देखिए अगर आपको लगता है कि आंसर्स इस तरह से शो नहीं करने चाहिए, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर डोंट शो आंसर्स, हमको रियल टाइम में ट्राई करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, अब देखते हैं आगे। आगे है हमारा अगेन सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का। थायराइड ओवर सिक्रीशन लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, एक डिजीज होती है किस नाम की, ग्रेव्स डिजीज नाम की, जो किससे होती है, थायराइड का क्या होता है जब ओवर सिक्रीट हो जाता है ना। रीजन दिया हुआ है, ग्रेव्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, लेकिन क्या आर इसको जस्टिफाई कर रहा है, कहीं पे इसको तर्क दे रहा है प्रॉपरली, नहीं दे रहा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है ग्रेव्स डिजीज क्या होती है, जाके देखिए, इमेजेस देखिए, है ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है ना, रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस व्हेन सेल्फ कंट्रोल रिप्लेसेस पेरेंटल कंट्रोल। ठीक है, क्या इमर्ज करता है जब हमारा सेल्फ कंट्रोल किसको रिप्लेस कर देता है, पेरेंटल कंट्रोल को रिप्लेस कर देता है। डेवलप होता है हमारा सुपर ईगो, ईगो, इड एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये आपको रटे हुआ होना चाहिए मुंह जुबानी, किसमें क्या होता है। ऑलराइट, अगेन अगला क्वेश्चन, इन अ रिपीटेड मेजर्स एनोवा विथ 20 सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 20 सब्जेक्ट्स हैं, ईच सब्जेक्ट वाज टेस्टेड, 20 सब्जेक्ट हैं, 20 सब्जेक्ट हैं, उसमें से प्रत्येक को फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईच सब्जेक्ट वाज टेस्टेड अंडर ऑल 3 एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, मतलब हर एक सब्जेक्ट को कितने साथ किया गया, 1 2 3 कंडीशंस में उसको किया गया टेस्ट। ठीक है, द कंडीशंस एक्स सब्जेक्ट्स वेरिएंस वुड बी बेस्ड ऑन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यहाँ पे 20 है आपके पास सब्जेक्ट्स में। ठीक है, कितने हैं आपके पास, ईच सब्जेक्ट मतलब 20 सब्जेक्ट हैं आपके पास, कितने टाइम टेस्ट किया है, 3 टाइम्स। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, ऑप्शन ध्यान रखिए आप C38। ठीक है, ये सवाल रिपीट नहीं होगा बिल्कुल, बस इसके क्या होंगे, इसके जो वेरिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, अगेन अरेंज द फॉलोइंग कोरिलेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में करना है हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो जितना हम दूर जाते हैं उतना क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। पहला दिया हुआ है 0.8, सेकंड दिया है -0.5, तीसरा दिया है 0.4, चौथा दिया है -0.9, ये सब तो आपको बन जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन है ये। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन में है 4 -0.9, देन आपका आएगा -0.5, देन आपका आएगा सॉरी 0.9, देन आपका आएगा 0.8। देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे आपने बनाई एक स्केल, ठीक है, जिसे हम बनाते थे इंटीजर की स्केल, यहाँ पे है आपका 0, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी एंड यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये -0.9 कहाँ बनेगा, -0.9 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देन आपका क्या बनेगा, -0.5, -0.5, इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा 0.8 एंड 0.4। ओके, सबसे पहले आएगा आपका 0.9, है ना, सबसे पहले क्या आएगा आपका 0.9 आएगा, देन आएगा आपका 0.8, 0.8, देन देखिए पहले सबसे सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, ये दूर है, सबसे दूर ये है, भले ही माइनस में हो तो क्या होगा, लेकिन सबसे दूर कौन सा है, ये वाला है। देन नेक्स्ट सेकंड दूर कौन है, 0 से, ये है। ठीक है, 0.8, देन हम बात करें सेकंड आएगा फिर -0.5, फिर 0 से डिस्टेंस देखिए इसकी कितनी है, फिर नेक्स्ट इसकी देखिए और कम हो गई, है ना, एंड देन 0.4 की और कम हो गई। ठीक है, इस प्रकार से बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, और अगर आपको कोरिलेशन बिल्कुल नहीं बनता है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, डोंट वरी, सारी चीजें आपको इजी हो जाएंगी। नाउ बात करते हैं हिप्नोगोजिक इमेजेस अकर ड्यूरिंग ड्राउजी स्टेट, है ना, ऐसी इमेजेस कब आती है हमको, ड्राउजी स्टेट में आती है, बिटवीन, है ना, एंड वेरियस हाइप हिप्नोपॉम्पिक इमेजेस अकर बिटवीन डैश एंड डैश। ठीक है, तो हमारी जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, थोड़ा सा सिंपल सवाल है। ठीक है, अगर आपने REM स्लीप्स के बारे में अच्छे से पढ़ा हो। नाउ बात करते हैं अगला सवाल, लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन, लर्निंग क्या है आपका, अधिगम क्या है, एक लर्निंग क्या है, नॉलेज का क्या कर रहे हैं हम, एक्विजिशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, लर्निंग कर रहे हैं। ऑलराइट, इसमें लर्निंग कैसे हो रही है आपकी, 45 से लेके 75 क्वेश्चन तक आपके क्या हो रहा है, नॉलेज का एक्विजिशन हो रहा है। दो हमने एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखे हैं, फिर भी क्या हो रहा है आपका, एक्विजिशन हो रहा है नॉलेज का थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या कर रहे हैं आप, उसको अपनी मेंटल प्रोसेस में, अपने कॉग्निशन में ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा व्यू किसका था, आप समझ गए, साफ साफ एग्जांपल दिया अभी हमने आपको रियल टाइम में,
ऐसा एग्जाम्पल किसका था? हु होल्ड्स दिस व्यू? डॉलर्ड एंड मिलर, एडवर्ड टॉलमैन, एल्बर्ट बांडुरा एंड मिशेल पोजनेर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिशेल पोजनेर। उसका ये कहना था कि इस टाइप की लर्निंग जो है, नॉलेज एक्वेशन कैसे करते हैं हम? थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम 61 क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम एंड यहाँ पे दिए हैं आपको थियोरेटिकल मॉडल। किसने कौन सा दिया? ब्रॉडबैंड यहाँ दिया है, देन आपको दिया है डॉइच एंड डॉइच, एंड देन आपको दिया है ट्रीसमैन, एंड फिर दिया है कानमैन। ठीक है, लेट सिलेक्शन मॉडल किसका है? एटेन्यूएशन मॉडल किसका है? कैपेसिटी मॉडल किसका है? फिल्टर मॉडल किसका है? इसके लिए थोड़ी सी हायर लर्निंग की जरूरत है ना। ये नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट से अलग पूछ लिया है आपको, आपने इनमें से 4 नाम बेसिक वाले में कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किसने कौन सा मॉडल दिया। थियोरेटिकल मॉडल की बात करें अगर, है ना, तो आपका जो ब्रॉडबैंड है ना, ये आपका बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड चलता है, उसी प्रकार से ब्रॉडबैंड है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया फिल्टर का मॉडल। ठीक है, इन्होंने कौन सा दिया? फिल्टर का मॉडल दिया। किसने? ब्रॉडबैंड ने। ठीक है, ब्रॉडबैंड ने क्या दिया? आपका फिल्टर का मॉडल दिया। देन नेक्स्ट हम बात करें डॉइच एंड डॉइच की, इन्होंने क्या दिया? लेट सिलेक्शन मॉडल। डॉइच एंड डॉइच ने क्या दिया? आपका लेट सिलेक्शन का मॉडल दिया। देन ट्रीसमैन की बात करें, ट्रीसमैन ने दिया एटेन्यूएशन का मॉडल, एंड कानमैन, ये आपको ध्यान रखना है, कानमैन ने दिया कौन सा? कैपेसिटी का मॉडल। ओके, करेक्ट आंसर होता है इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया अगेन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन, क्या करना है हमको? सेल्फ रेगुलेशन करना है ना। आप किस तरह से खुद को चलाएंगे? जैसे आपका होता है गैस का, है ना, आपके स्टोव का क्या होता है? रेगुलेटर होता है ना। रेगुलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। गैस को हम सिम पे कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं एंड हाई कर सकते हैं, है ना, और इससे क्या होगा? हमारा जो चावल है वो जल जाएगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन, आपको खुद के सेल्फ, है ना, एज अ सेल्फ, आप जो इंडिविजुअल हो, क्या करना है आपको? ऑर्गेनिकली एंड इंटेलेक्चुअली क्या करना है? खुद का सेल्फ रेगुलेशन करना है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? अकोमोडेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम तो ये कहीं से भी नहीं है। क्या है ये? इक्विलिब्रेशन है। ऑलराइट, सेल्फ रेगुलेशन समझ गए आप? क्या करना है? खुद को रेगुलेट करना है एक रेगुलेटर की तरह। ओके, नाउ बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेंशन गिवन बाय गिलफोर्ड इन हिज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो गिलफोर्ड का जो मॉडल है आपको एनसीईआरटी में कराया हुआ है 12th क्लास की, जाके देख लीजिए। ओके, तो गिलफोर्ड का जो मॉडल है इसमें क्या बोल रहा है? कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। कंसेप्ट, देखिए उसमें आपको ये नहीं बताया कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है और है ये सब चीजें क्या होती है, क्लास, यूनिट, ये सब बताया हुआ है। एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी कौन करता है? ऑपरेशंस, कंटेंट, प्रोडक्ट्स, ओसीपी चलती है उनके पास। ठीक है, ओसीपी मशीन, तो वहां पे किसको मिलता है? हमको हमको मिलता है ए वन ओनली। ठीक है, इन इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी कौन एक्सप्लेन करता है? केवल केवल ऑपरेशंस एक्सप्लेन करते हैं, है ना, वन ओनली, ना ही कंटेंट ना ही प्रोडक्ट। Okay, then any activity can be a reinforcer if a contingency schedule constrains an animal's access to that activity. This is known as disequilibrium hypothesis. ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी कैन बी अ reinforcer, कोई भी एक्टिविटी किस तरह से काम कर सकती है? एक reinforcer की तरह काम कर सकती है ना। If a contingency schedule constrains an animal's access to that activity. Okay, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम disequilibrium hypothesis. प्रीमैक प्रिंसिपल तो कहीं से भी नहीं है, प्रीमैक प्रिंसिपल तो आप सभी जानते हैं, ये तो कहीं से भी नहीं होगा प्रीमैक प्रिंसिपल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टोकन टोकन टोकन, आपको बताया हुआ है टोकन से सवाल आता है। लास्ट टाइम क्या देखा था हमने? टोकन बियास, मतलब टोकन बायस देखा था हमने, और हमने देखा था टोकन, टोकनिज्म देखा था, और टोकन इंटीग्रेशन देखा था ना, टीआई। ओके, यहाँ पूछ रहा है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी हमने देखा था कहाँ से आई है? थोड़ी सी हमारी सोशियोलॉजी की ब्रांच से आई है। टोकन इकोनॉमी इज अ बिहेवियर, इस प्रकार का बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है बेस्ड ऑन फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स हैं? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3, कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए आपको इन टॉपिक्स में क्या करना है? टोकन इकोनॉमी हो गया आपका, है ना, और इस टाइप के जो थोड़े सोशियोलॉजी संबंधित टॉपिक्स हैं, है ना, इसमें क्या करना है आपको? जो चीजें हैं उनको फटाफट मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सब चीजें समझें। ठीक है, आपको ध्यान कहाँ लगाना है? टाइम कहाँ कंज्यूम करना है अपना? यूनिट 2 में, 3 में, 1 में, है ना, 4, 5, 6, इसमें आपको मोर टाइम देना है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप फटाफट से इसको मेमोराइज कर लें, रोट लर्निंग कर लें, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा? आप यहाँ पे टाइम बचा के आप यहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। यहाँ ये कह रहा है व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज रिलीजियस बिलीफ, राम एक्सप्रेस्ड, राम ने बताया, आई डू नॉट नो, आई जस्ट डोंट सी हाउ देयर कैन बी अ गॉड एंड येट सो मच इविल इन द वर्ल्ड। ये राम का एक एक्सप्रेशन है ना, उसने कहा
Identity foreclosed individuals have committed themselves to values and goals without exploring alternatives. ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको समझने के लिए अब काफी सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग के कंसेप्ट दिए हुए हैं ना। रीइंफोर्समेंट तो आपको मालूम है, देखिए आपको क्या करना है, कुछ कुछ चीजों को अटैक करना है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट आपने पीवाईक्यूज में इतना देख लिया है कि अब सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। रीइंफोर्समेंट की बात करें, हमको कुछ न मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीइंफोर्समेंट देखेंगे हम, और हम देखेंगे 1 2 3 4 में से रीइंफोर्समेंट को कहाँ मैच कर सकते हैं। द लर्नर मस्ट डू समथिंग, द लर्नर मस्ट अटेंड समथिंग, द लर्नर्स बिहेवियर मस्ट गेट हिम हर समथिंग, ओके, द लर्नर मस्ट वांट समथिंग। ठीक है, तो क्या जब आपको रीइंफोर्स किया जाता है तो आपको किसी चीज की जरूरत होती है, क्या ऐसा होता है ना, या आप करेंगे तो ही आपको रीइंफोर्समेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा क्या नीड होती है हमारी, द लर्नर्स बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, मस्ट गेट हिम और समथिंग, आपका जो बिहेवियर से क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए, ये काम करता है हमको रीइंफोर्समेंट का। टाइप की बात करें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कमेंट में ये बताइए कि पॉजिटिव क्या करता है और नेगेटिव क्या करता है विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। ठीक है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ऑलराइट, क्या कैसे होता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, देन एस के साथ जैसे ही हमने 3 मैच किया, ठीक है, हमको देखना है एस के साथ 3 ऑप्शन पे, तो हम करेक्ट आंसर पे तो ऐसे ही पहुंच गए। इस तरह से आप क्या करना है, आपको टाइम सेव करना है रियल टाइम में। ओके, एंड देन आप रिस्पॉन्स के लिए देख सकते हैं, रिस्पॉन्स के लिए आर के साथ 1 दिया हुआ है, रिस्पॉन्स में क्या है, द लर्नर मस्ट डू समथिंग, तो इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यू की बात करें, द लर्नर मस्ट अटेंड समथिंग, एंड ड्राइव की बात करें, ड्राइव में द लर्नर मस्ट वांट समथिंग। ड्राइव कब आती है हमको, ड्राइव कब आती है, नीड, नीड जब होगी तब। तो ड्राइव देखिए हमने, कार ड्राइव करते हुए कहाँ पहुंचेंगे हम, ऑप्शन नंबर 4 में। द लर्नर मस्ट वांट समथिंग, ड्राइव कब आएगी, जब नीड होगी, है ना, एक साइकिल है, नीड, ड्राइव, अराउजल, है ना, इस प्रकार से सर्कल है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो करते हैं आप तो इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, चिल्ड्रन हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू क्रिएट मेंट। देखिए चिल्ड्रन का जैसे नाम पढ़े आपके दिमाग में 2 साइकोलॉजिस्ट के नाम आने चाहिए, क्लिक करने चाहिए, कौन कौन से, mental representations of the world in the form of language. Children have remarkable ability to create mental representation. यहाँ पे सवाल कह रहा है कि बच्चों के पास क्या है, एक इस प्रकार की remarkable ability है जिससे वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, mental representations of the world in the form of language. language के फॉर्म में reasoning and problem solving are the ways of manipulating the ideas. ओके, दोनों सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लैंग्वेज की बात कर रहा है। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, एंड द कॉरेट न्यूक्लियस हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ओसीडी में काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नाउ करंट एविडेंस सजेस्ट दैट इंक्रीज्ड सेरोटोनिन एक्टिविटी, जब जैसे ही क्या होता है, सेरोटोनिन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ सम ब्रेन स्ट्रक्चर्स टू सेरोटोनिन आर इन्वॉल्व इन ओसीएस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स। अगर आपको ये डिजीज के बारे में मालूम है तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं मालूम है तो आप आगे बढ़ जाएं, इसको छोड़ दे सवाल। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। देखिए इस क्या बोले अब आप, देखिए उद्देश्य सिर्फ नॉलेज देना है, प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, लेकिन जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको गैप हो सकता है, वहां पे आपको क्यों बताएं, राइट, यहाँ पे गैप हो जाए कंफ्यूजन, जब तक आपको ओसीडी नहीं मालूम है एंड देन ओसीएस नहीं मालूम है। ठीक है, तो पहले इनका नॉलेज आपको गेन करना बहुत बहुत जरूरी है, देन उसके बाद आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 70 की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कैटल यूज द टर्म अर्ग्स। कैटल के बारे में बात करें, क्या आता है, फ्लूइड एंड क्रिस्टल आई। ठीक है, टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कैटल ने किस टर्म का यूज किया, अर्ग्स का यूज किया, टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए उसने अर्ग्स का यूज किया। ठीक है, सही बात है, अर्ग्स वी आर रिगार्डेड बाय कैटल एज स्टैटिक एंड सेकेंडरी यूनिट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, क्या आपको लगता है अर्ग्स को उसने ऐसा रिगार्ड किया था कैटल ने एज स्टैटिक एंड सेकेंडरी यूनिट्स ऑफ पर्सनैलिटी? ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, देन एज रिलेटेड चेंजेस, एज रिलेटेड चेंजेस मतलब इन इंटेलिजेंस आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय, एज के साथ क्या होता है, इंटेलिजेंस बढ़ती है घटती है, ये किसने एक्सप्लेन किया था बेस्ट, हमारी कैटल्स की थ्योरी ने। ठीक है, कैटल्स एक बहुत बड़ा नाम है, इस तरह से हमारा चैनल बहुत बड़ा नाम है नेट की प्रिपरेशन के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72,
Vigilance refers to a person attending to a field of stimulation over a prolonged period of time in which the person seeks to detect the appearance of a particular target stimulus. Signal detection theory suggests that detection of stimuli depends on their physical energy and on internal factors. Both A and R true. यहाँ पे जो बात है ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट बात करें 72nd क्वेश्चन. ये अगेन देन रिपीट हो रहा है. हमने इसको अभी सॉल्व किया था, रिसेंटली सॉल्व किया था इसको हमने किसी इसमें. ठीक है, कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है. ठीक है, तो इसको ट्राई करें आप बेस्ड ऑन खुद के ऊपर से सॉल्व करने का. ओके, इजी क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम पिछले पीवाईक्यूज में. ओके, देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 74th क्वेश्चन. 74th की बात करें, डैमेज टू द टेम्पोरल लोब कैन रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस. क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि आपके टेम्पोरल लोब को क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, जिससे क्या हो गई आपको साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस. पहले आप ये बताइए साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस होती क्या है. द टेम्पोरल लोब फॉर्म्स एंड स्टोर्स विजुअल एंड वर्बल मेमोरी. ठीक है, टेम्पोरल लोब में क्या होता है, हमारी विजुअल एंड वर्बल मेमोरी स्टोरेज होती है. बिल्कुल सही बात है. तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस की बात कैसे होती है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए जैसे ही गलत होता है, आंसर तो हमको वैसे ही मिल गया. ए गलत है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ठीक है, जब भी ध्यान रखिए ए जैसे ही फॉल्स होगा आपको आर ट्रू मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप नजर मार लें कि आर में क्या लिखा हुआ है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर 2012 दिसंबर पेपर 3. The size of differences in the intelligence scores between fathers and sons explains the group differences in intelligence. Okay, correct. In Jensen's view, Jensen की view में, the sons tend to be higher or lower in intelligence than their fathers, who are very low and high on intelligence respectively. ये भी सही है. यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द साइज ऑफ डिफरेंसेस इन द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का स्कोर I1 एंड I2 के बीच जो डिफरेंस है ना, बिटवीन किसके, फादर एंड सन के, है ना, ये एक्सप्लेन करता है क्या, आपका जीडी, ग्रुप डिफरेंसेस किसमें, इंटेलिजेंस में एक्सप्लेन करता है. ठीक है, इन जेनसन्स व्यू द सन्स टेंड टू बी हायर और लोअर इन इंटेलिजेंस. सन क्या है, हायर और लोअर है इंटेलिजेंस देन देयर फादर्स, हु आर वेरी लो एंड हाई ऑन इंटेलिजेंस रिस्पेक्टिवली. तो ये जेनसन का व्यू था, ये भी सही बात है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, ऑल राइट. सो इसी के साथ स्पेस फॉर रफ वर्क आ गया है. इसी के साथ हमारा ये 2012 का दिसंबर सेशन खत्म होता है. दिसंबर 2012 पेपर नंबर 3 इंग्लिश मीडियम इज डन. ऑल राइट. ओके, हमने 2012 का आपका जून भी कर लिया है. जून पेपर 1 पेपर 2 इज डन. नाउ दिसंबर paper 2 and paper 3 is done. December paper 2 and 3 is done. All right. Okay, you can go to the playlist and check all the videos. If you're not able to find, please comment down you are not able to find. Some of the videos are available for the course, right, so that might not be available. Okay, do join the Telegram group for regular updates. Okay, see you soon. Take care and clear this examination. Thank you and have a nice day ahead.